नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन किसान भाइयों का ऐसा कार्यक्रम जिसमें गांव किसान की हम बात करते हैं, खेत खलिहान की हम बात करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी एक कोशिश रहती है कि ऐसी सही जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएं जिसके माध्यम से कृषि के व्यवसाय को आप लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जायद की उन्नत खेती पर और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपको उनसे करा देता हूं, उसके बाद हम चर्चा को विस्तार देंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर सस्य वैज्ञानिक जो कि कृषि विज्ञान केंद्र धार से हमारे बीच मौजूद हैं, आप हैं डॉक्टर GS गाठिया साहब। सर, आपका बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन। सर नमस्ते, सभी किसान भाइयों को नमस्कार मेरा। जैसा कि किसान भाइयों, मैंने आपको पहले बताया कि आज हम बात करने वाले हैं जायद फसलों के लेकर। जायद की फसलें आखिर कौन सी होती है, खास किस्में कैसी होती हैं और कैसे इन फसलों में उन्नत खेती की जा सकती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे, कौन सी मुख्य फसलें होती हैं जिसकी किसान भाई खेती कर सकते हैं यदि जायद के परिदृश्य से हम देखें तो? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से जो जायद की फसलों का रकबा काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और इसमें जायद की फसलें यानी ग्रीष्मकालीन फसलें जिसको हम कह सकते हैं, और ग्रीष्मकालीन फसलें जो खरीफ और रबी के बीच का जो समय होता है, खासकर मार्च से मई और जून का महीना जो होता है, तो वो जो समय होता है वो किसान भाइयों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई का पर्याप्त साधन है, संसाधन है, ज़मीन जिनके पास अच्छी है, वो इन फसलों को अच्छे से उगा सकता है और अच्छा मुनाफा भी कमा सकता है। इन फसलों में एक तरह से यदि हम जैसे देखें यदि तो एक मुनाफा भी हम ज़्यादा कमा सकते हैं, साथ ही साथ हमारे किसान भाई अन्य लोगों को रोज़गार भी इसमें दे सकते हैं और हमको अतिरिक्त आय भी इसमें प्राप्त होती है। साथ ही ये जो फसलें होती है ये बहुत ही कम समय में पककर तैयार हो जाती है। इनका जो ड्यूरेशन होता है 60 से 70 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है। लेकिन इनके लिए किसान भाई के पास सिंचाई का पर्याप्त संसाधन होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो हमारी जायद की फसलें हैं, इन जायद की फसलों में हम मूंग की खेती कर सकते हैं, उड़द की खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी विगत 2-3 सालों से हमारे काफ़ी किसान भाई तरबूज की खेती, खरबूज की खेती और मूंगफली की खेती भी चालू कर दी है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर हमारा कुछ ऐसा हिस्सा भी है जहाँ पर तिल की खेती भी अभी काफ़ी समय से गर्मी में होने लगी है। तो ये प्रमुख फसलें हैं जिनसे किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सर, मध्य प्रदेश के परिदृश्य की बात करें तो मूंग और उड़द की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है जैसा कि आपने बताया। लेकिन सर, साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम बात करें भूमि की, मिट्टी की बात कर लें तो खेत की तैयारी आखिर कितनी ज़रूरी हो जाती है किसान भाइयों के लिए? देखिए, जो ग्रीष्मकालीन जो फसलें होती है या खासकर जायद की फसलें जो होती है, उसमें मिट्टी का चयन करना और मिट्टी की तैयारी करना ये काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि मिट्टी का यदि चयन अच्छे से यदि हम कर सकते हैं तो उत्पादन भी ज़्यादा प्राप्त होगा और जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, जो हम उसमें लागत लगा रहे हैं, तो उसके एवज में हमको मुनाफा भी अच्छा होना चाहिए। तो इसमें खासकर यदि हम मिट्टी की बात करें तो ये उन सभी मिट्टियों में खासकर जो दोमट मिट्टी है और जिसका pH मान 7 के आसपास होता है, उसमें बहुत अच्छे से हम इस खेती को कर सकते हैं और जायद की फसलों से हम अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर इसके साथ ही साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे, अब यदि इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं तो बुआई का सही तरीका क्या होता है? सही समय तो आपने बता दिया, लेकिन सही तरीके की यदि हम बात करें तो कई ऐसे किसान भाई हैं जिन्हें सही तरीका नहीं पता होता है, जिसके चलते जो फ़ायदा उन्हें होना चाहिए या ये कहा जा सकता है कि जितना उम्मीद रहती है फसलों से वो उम्मीद धरातल पर नज़र नहीं आती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि बुआई किसान भाई को किस तरीके से करना चाहिए वो एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। साथ ही साथ जब हम किस यंत्र से उसकी बुआई करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम जैसे देखते हैं कुछ ग्रामीण परिदृश्य में जैसे हम जाते हैं, किसान भाई से चर्चा भी करते हैं, तो बोनी का तरीका काफ़ी भिन्न पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ क्षेत्रों में हमने देखा है कि जहाँ पर जायद फसलों की बोनी करते हैं तो खाद और बीज को मिक्स करके भी बोनी कर देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है जिसमें किसान भाइयों को उतना पैदावार नहीं मिल पाती है। तो बोनी का जो तरीका है उसके लिए सीड कम फर्टी ड्रिल आजकल आने लगा है, जिसमें बीज अलग जगह होता है, खाद अलग बॉक्स में होता है, दोनों बॉक्स अलग अलग होते हैं और उसमें जो बोनी होती है तो उसमें खाद नीचे की तरफ गिरता है और बीज उसके बाद गिरता है। तो उसमें बीज का जमाव अच्छा होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि अंकुरण अच्छा होता है। और अंकुरण जब अच्छा होगा, पौधों की जमावट जब अच्छी होगी तो पैदावार भी यकीनन हमको ज़्यादा प्राप्त होगी। तो खेत
जब हम बोनी करते हैं, जो हमारा बुआई का प्रकार है उसमें सीड कम फर्टिल ड्रिल जैसे, या गांव में आजकल जैसे जहां पर दूरस्थ जगह पे है, जहां पर सीड ड्रिल की व्यवस्था नहीं है, तो दूफन या तिफन यंत्र आता है, उससे भी किसान भाई यदि बोनी करता है तो उसकी अच्छी जमावट होती है। साथ ही साथ हमको ये देखना है कि गर्मी की जो फसल होती है या जायद की जो फसल होती है उसका ज़्यादा पौधों का प्रसार नहीं हो पाता, ज़्यादा पत्तियां फैलती नहीं है, शाखा ज़्यादा नहीं फैलती है। तो जब हम बोनी उसको करते हैं तो कतार से कतार की दूरी हम 30 सेंटीमीटर रखें, यानी कि 1 फीट की दूरी पे रखें, और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर रखें। तो इस तरह से यदि हम जो गर्मी की मूंग है या उड़द है, जब हम उनकी बोनी करेंगे तो करीब हमको 1 हेक्टेयर में 3 से 3.5 लाख पौधे की उसमें जमावट अपने को मिलेगी, और वो ग्रीष्मकालीन फसलों में अच्छी पैदावार देने के लिए बहुत आवश्यक है पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन सर इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सामने आ रहा है बीजोपचार की। यदि हम बात कर लें तो बीजोपचार के दौरान किसान भाइयों को क्या कौन सी खास बातें जिसका ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है, क्योंकि जो जायद की फसलें होती है उसमें बीज उपचार एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं विगत कई सालों से कई प्रकार के भूमि जनित रोगों का प्रकोप बढ़ा है। बीज के साथ साथ कई प्रकार के रोग उसमें आ जाते हैं, तो ये जो रोग एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और हमारी जब फसल बड़ी होती है तो उसमें कई प्रकार की बीमारियों का उसमें हमको देखने में आता है। तो बीज उपचार, या कहना चाहिए कि एक हम आम भाषा में कहें कि बीज का टीकाकरण होना बहुत आवश्यक है। यदि हम बीज का टीकाकरण समय पर करेंगे, अच्छी दवाइयों से करेंगे, तो उसमें कई प्रकार के कीट और रोगों को हम रोक सकते हैं। जैसे मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि जब भी हम उसको बीज उपचार करें तो बीज उपचार के लिए जो किसान भाइयों को जो तरीका अपनाना चाहिए, जैसे हम हमारी भाषा में कहते हैं FIR, मतलब पहले हम फंजीसाइड से करें, फिर इंसेक्टिसाइड से करें, उसके बाद में हम उसमें कल्चर मिलाएं। पहले फंजीसाइड से या फफूंदनाशक दवाई से मिलाने की हम अनुशंसा इसलिए करते हैं कि कई तरह की बीमारियां ऐसी होती है जो हमको शुरू में नहीं दिखाई देती, लेकिन धीरे धीरे उसका फफूंद फैलता रहता है और बाद में जब बड़ा होने पे उसमें प्रकोप दिखाई देता है। तो उसके लिए बाज़ार में अच्छी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध है, जैसे कार्बोक्सिन 17.5% और थायरम 17.5% आता है। इसको हम करके और 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको उपचार करें। उपचार करने के बाद किसी छायादार जगह पे जब उसको बीज को रख देंगे, थोड़ा सा उसमें जब सूख जाएगा, उसके बाद में फिर यदि जहाँ किसान भाइयों के यहाँ यदि किसी दीमक की समस्या है, खासकर गर्मियों में होता है ऐसा, जहाँ पर हल्की ज़मीन है वहाँ पर दीमक की समस्या आती है, तो दीमक के बचाव के लिए एक दवाई होती है क्लोरोपाइरिफास 20% के नाम से आती है। उसको हम 2 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको उपचार करें। उपचार करके और फिर उसको हम उसको थोड़ी देर रहने दें, और रहने के बाद में फिर उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है यदि इस तरीके से आप काम करेंगे, किसान भाइयों को जो समस्याएं सामने आ रही है, खासतौर पर बीजोपचार की बात कर ली जाए तो कुछ वैज्ञानिक बातें यहाँ पर कही गई हैं, तथ्य कहे गए, जिसके माध्यम से ये माना जा सकता है कि आपकी समस्याएं दूर होंगी। डॉक्टर साहब बहुत ही महत्वपूर्ण और खास पहलुओं पर लगातार चर्चा हमारे यहाँ पर जारी रखेंगे, लेकिन किसान भाइयों पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और फिर कुछ और महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जिन पर बातचीत करेंगे। बने रहिए कृषि दर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
तो किसान भाइयों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा हम कर रहे हैं जायद की फसलों में उन्नत खेती की कि आखिर कैसे आप कृषि के व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। कुछ खास महत्वपूर्ण पहलू रहते हैं जिन पर यदि आप ध्यान देंगे तो ज़रूर ये माना जाएगा कि जो आप फसलें इस वक्त खेतों में लगा रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आपको मिलेगा। हमारे साथ डॉक्टर साहब लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर GS गाठिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक तो पुनः आपका स्वागत है कृषि दर्शन में। डॉक्टर साहब, इसके पहले आपने तमाम जानकारी दी, भले ही बीजोपचार की हम बात कर लें या भूमि की तैयारी की हम बात कर लें, लेकिन इसके अलावा यदि सिंचाई प्रबंधन की हम बात कर लें तो वैज्ञानिक तरीके से सिंचाई प्रबंधन आखिर किसान भाइयों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि गर्मी की फसलों में सिंचाई प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू होता है और किसान भाइयों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हर फसल की सिंचाई के लिए एक क्रांतिक अवस्था होती है। उस क्रांतिक अवस्था पर यदि हम सिंचाई करते हैं तो हमको बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है। खासकर जैसे ग्रीष्मकालीन फसलों की या जायद की फसलों की मैं बात करूं तो जायद की फसलों में खासकर मूंग और उड़द में यदि हम देखें तो मूंग में जब फूल बनते हैं, पुष्पन की अवस्था होती है, उसके ठीक पहले एक सिंचाई की आवश्यकता अति आवश्यक होती है और फूल से जब फली बन के दाना पड़ने लगता है उस समय पर उसको सिंचाई की अत्यंत आवश्यकता होती है। ये दो अवस्थाएं ऐसी है जिस समय पानी की उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यदि उस समय सिंचाई हो जाती है तो बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि गर्मी में जब तापमान जैसे जैसे बढ़ता है तो उस समय जो भौतिक अवस्था होती है ज़मीन के देख के भी हम एहसास कर सकते हैं कि यदि उसमें दरारें पड़ रही है या उसमें लग रहा है कि इस तरह से ज़मीन में ज़्यादा सूखापन आ रहा है तो फिर हमको सिंचाई की उसमें अति आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि इन दो क्रांतिक अवस्था पर यदि सिंचाई करते हैं तो बेहतर उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर क्या ये भी माना जा सकता है यदि सही समय से पहले या उसके बाद में हम सिंचाई करते हैं तो क्या उसका नुकसान भी फसलों में देखने को मिल सकता है? क्योंकि कई ऐसे किसान भाई हैं जिन्हें सही समय का ज्ञान नहीं रहता या उसकी जानकारी नहीं रहती कि आखिर सही समय क्या रहता है और इस दौरान यदि वो सिंचाई कर देते हैं तो क्या नुकसान भी झेलना पड़ेगा? जी बिल्कुल झेलना पड़ेगा। अमूमन ये होता है, हम लोग भी किसानों के बीच में जाते हैं तो देखते हैं कि यदि उनके पास ट्यूबवेल में पानी अच्छा आ रहा है या कुएं में पानी अच्छा है तो वो सोचता है कि हम सिंचाई कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से हम मनुष्यों को अभी देखें कि जब हमको प्यास लगती है तब हम पानी पीने का ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी प्रकार से फसलों में भी जब उनकी क्रांतिक अवस्था है, जब उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, जैसे उनको पुष्पन के लिए चाहिए, फलन के लिए चाहिए, दाना भरने के लिए चाहिए, ये अवस्थाएं ऐसी होती है उस समय उसको हमको पानी देना अति आवश्यक होता है। इसके आगे पीछे या बाद में यदि हम पानी देते रहें तो उस पानी का कोई मतलब नहीं। आप पानी के हम बर्बादी एक तरह से करते हैं और फसल भी उसमें कई प्रकार के जैसे सूखने की बीमारी है या दूसरी अन्य फफूंदजन्य बीमारियां हैं वो ज़्यादा नमी होने में पकड़ने लग जाती है। बिल्कुल सर, बीमारियों की आपने यहाँ पर बात कही है तो बीमारियों को लेकर ही सवाल कर लिया जाए। सर, कैसे किसान भाई अपनी फसलों को बीमारियों से बचा सकते हैं? क्योंकि पहले हम चर्चा करते हैं तो हम ये भी जानकारी हमें सामने आती है कि कई ऐसे बड़े रोग हैं जिनसे बचाना चाहिए फसलों को। खासतौर पर पीला मोजक रोग हो गया, तो ऐसे तमाम खास रोग हैं जिनसे फसलों को बचाना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो ग्रीष्मकालीन मूंग या उड़द जो होता है उसमें एक बीमारी बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को परेशान करती है, जिसको हम वायरस से ग्रसित होता है वो पौधा और उसको पीला मोजक बीमारी के नाम से जाना जाता है। और पीला मोजक बीमारी का जो हमको पहले ये समझना होगा कि फैलता कैसा है। पीला मोजक बीमारी के लिए एक वाहक कीट होता है जिसको हम सफ़ेद मक्खी के नाम से जानते हैं। ये सफ़ेद मक्खी क्या करती है कि यदि वायरस जनित कोई भी कीट होता है तो एक पौधे से रस चूसेगी और रस चूसने के बाद में वो वायरस उसके पंखों के माध्यम से या पैरों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको ये जो सफ़ेद मक्खी कीट होता है इसका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है और इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को रासायनिक जो विधि है उसके पे बाद में जाना चाहिए। पहले हमको एकीकृत प्रयास करने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए यदि आप जहाँ पर मूंग लगा रहे हैं या उड़द लगा रहे हैं तो उसके बॉर्डर के रूप में यदि मक्का की आप फसल लगा देंगे तो मक्का की फसल की तेज़ी से बढ़वार होती है और 2 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पे सफ़ेद मक्खी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती। दूसरा, यदि खेत में एक येलो स्टिकी ट्रैप होता है जिसको हम पीला प्रपंच बोलते हैं, उस पीले प्रपंच को यदि 20 से 25 के प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप खेत में लगा देंगे तो उसमें एक इस तरह से स्टिकीनेस चिपका हुआ रहता है, स्टिकर होता है। तो जब सफ़ेद मक्खी एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाएगी तो उस पर चिपक जाएगी और वो अपनी संख्या को ज़्यादा बढ़ा नहीं पाएगी। तो इससे ये माना जाएगा कि जो फैलने की समस्या है वो रुक सकती है। बिल्कुल, वो रुक जाएगी और काफ़ी हद तक हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और उसके बाद में यदि लगता है कि आर्थिक क्षति स्तर से यदि ज़्यादा यदि उसका प्रकोप हो रहा है
तो फिर हम किसी भी कीटनाशक बाज़ार में थायोमिथाक्साम के नाम से उपलब्ध है या इमिडाक्लोप्रिड के नाम से उपलब्ध है, किसी एक जो दैहिक कीटनाशक होता है उसका हम चयन करें और चयन करके उसको हम अनुशंसित मात्रा के हिसाब से यदि छिड़काव करेंगे तो हम इस सफ़ेद मक्खी को हम रोक सकते हैं। सर, इसके अलावा खरपतवार प्रबंधन की भी मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर कैसे खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं किसान भाई? देखिए, जैसे जब हम पलेवा करके या सिंचाई देके हम जब मूंग उड़द की बोनी करते हैं तो उसमें ये अक्सर देखा गया है कि कुछ सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के खरपतवार जो होते हैं उग के बाहर आ जाते हैं। तो इसमें दो तरीके से हम उनको नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि 30 से 35 दिन की अवस्था फसल की ऐसी होती है जिस समय उन दोनों में काफ़ी प्रतिस्पर्धा होती है। यदि 30 से 35 दिन तक यदि हम खरपतवारों को खेत में न होने दें तो काफ़ी अच्छी हम पैदावार उसमें प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए एक पेंडीमिथेलिन नाम का होता है खरपतवार नाशी बाज़ार में उपलब्ध है, जिसको हम 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि हम बोनी के पहले यदि हम ये करते हैं तो कई प्रकार के हम खरपतवारों को उसी समय रोक सकते हैं। और यदि हमने बोनी के बाद भी यदि कोई खरपतवार यदि निकल आया तो बाज़ार में इमेजा थाइपर के नाम से भी खरपतवार नाशी उपलब्ध है, साथ ही साथ क्विजालोफाब इथाइल के नाम से भी खरपतवार नाशी उपलब्ध है। इनको हम बाज़ार से लेके और 10 से 15 दिन की अवस्था पर यदि छिड़काव करते हैं तो हम बहुत सारे खरपतवारों को ख़त्म कर सकते हैं। सर, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, गहाई की हम बात कर लें, कटाई की बात कर लें या भंडारण की बात कर लें, तो ये एक अंतिम वक्त रहता है फसलों को जब वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होने वाला है किसान भाइयों का, तो इसमें सावधानी किसान भाई आखिर क्या बरत सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं कि मेहनत अच्छी करते हैं, उसमें सारे लागत भी लगाते हैं, लेकिन कटाई के समय पे यदि थोड़ी सी भी लापरवाही कर देते हैं या कटाई के समय थोड़ा सा वो हो जाता है तो उसमें ये होता है कि उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो जब भी हम ग्रीष्मकालीन फसलों की कटाई करें तो किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान रखें कि उसमें कितना नमी स्तर आ गया है, दूसरा साथ ही साथ उसमें जो फलियां पक गई है वो कितनी वो हो गई है। तो जैसे 80% के आसपास फली यदि पक जाती है तो कटाई के लिए हमें उपयुक्त समझना चाहिए। जो पत्तियां हैं वो पीली होकर नीचे की तरफ झुक जाए तो ये अनुमान लग जाना चाहिए कि हाँ हमको अब कटाई करना है। साथ ही साथ हम दाने को थोड़ा सा चबा के यदि अपन देखेंगे और थोड़ा सा कट से आवाज़ आ रही है तो उसमें करीब ये मान के चलते हैं कि 14 से 15% के आसपास उसमें नमी है। वो एक बेहतर उपाय होता है। उस समय हम उसकी मूंग की या उड़द की कटाई यदि हम करते हैं तो हमको अच्छा वो होता है। हाँ बिल्कुल, मैं सर माफ़ी के साथ रोकना चाहूँगा आपको। आपने यहाँ पर दाने की बात कही तो ये तो अनुभव के आधार पर आएगा कि आखिर दाने की आवाज़ कितनी आ रही? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें किसान भाई एक देसी हम लोग किसान भाइयों के बीच में जब जाते हैं प्रशिक्षणों के माध्यम से तो कहते भी कि एक देसी अपना तरीका है। जब भी आपने जो पका हुआ दाना है उसको हम जब दांत से दबाते हैं और यदि कट से आवाज़ आती है तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें 10 से 12% के आसपास नमी आ गई है और ये बेहतर विकल्प होता है उसको कटाई करने का। और उसको यदि 3 से 4 दिन दाने को यदि हम सुखा लेंगे तो उसमें 9 से 10% के आसपास नमी आ जाती है। उसको हम मानते हैं कि ये भंडारण के लिए बीज उपयुक्त है, उसको अपन उसको सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं थोड़ा किसान भाइयों को यहाँ बताना चाहूँगा कि मूंग का अच्छा उत्पादन लेने के लिए, उड़द का अच्छा उत्पादन लेने के लिए कुछ उन्नतशील प्रजातियां भी अभी हमारे बीच में आ गई है, उन्नतशील किस्में हमारे बीच में आ गई है, तो उनको किसान भाइयों को चयन करना चाहिए। जैसे यदि मूंग की यदि मैं बात करूं तो उसमें एक अच्छी किस्म आ गई है विराट, दूसरी सीखा, एक PDM 139, PDM 11 और TJM 3। ये ऐसी किस्में हैं जिनका 60 से 70 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है। 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इनकी उपज है। और जिस पीला मोजेक बीमारी का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो पीला मोजेक के प्रति अवरोधी भी है। तो ये ऐसी किस्में हैं जिनको किसान भाई चयन कर सकता है अनुसंधान के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से या हमारे कृषि विभाग के माध्यम से। इन किस्मों का चयन करके यदि वो करेंगे तो ग्रीष्मकालीन फसलों की हम पैदावार ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अंत में एक सवाल और, मैं एक सवाल का जवाब आपसे चाहूँगा कि अगर सुरक्षित भंडारण की हम बात कर लें तो सुरक्षित भंडारण आखिर किसान भाई कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है, क्योंकि जो दाल वाली फसलें होते हैं उनका भंडारण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें भंडारण में कई प्रकार के कीड़े लग जाते हैं और हमारे किसान भाइयों को 20 से 30% तक की हानि भंडारण में हो जाती है। तो हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब हम कटाई करके दाने को भंडारण करें या बीज का भंडारण करते हैं
तो पहले तो हम उसको 4 से 5 दिन अच्छी तरह से सुखाएं। सुखाने के बाद में जैसे मैंने आपको एक देसी पद्धति बताई कि उसको हम यदि दाने को दांत से उठा के चबाते हैं दांत से, और यदि उसमें कट से आवाज़ आ रही है तो हम ये मान के चलें कि 9-10% के आसपास उसमें नमी आ गई है, उसको हम भंडारण के लिए सुरक्षित माने। साथ ही साथ उसको बीज के लिए यदि भंडारण यदि हम कर रहे हैं तो आजकल प्रो बैग भी मार्केट में मिलते हैं। प्रो बैग आता है, एक पॉलीथीन का थोड़ा सा थिक लेयर का बाज़ार में बैग मिलता है, उसमें हम बीज का भंडारण कर दें और उसका मुंह बांध के और फिर उसको किसी भी बैग में, जूट के बैग में या प्लास्टिक के बैग में उसको हम यदि रखते हैं और फिर बैग करते हैं तो लंबे समय तक हम उसको बीज को सुरक्षित रख सकते हैं, लंबे समय तक उसको हम कीटों से बचा सकते हैं। तो ये किसान भाइयों को उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और यदि इस तरह से वो भंडारण करता है तो जो 20 से 30% की हानि जो हम भंडारण में उठाते हैं किसान भाई, वो उससे हम कर सकते हैं और हमारा बीज बहुत अच्छी क्वालिटी का रहेगा, अच्छी गुणवत्ता का रहेगा, और जब भी हम उसको बोनी करने जाएंगे तो उसकी अंकुरण बहुत अच्छी हमको मिलेगी। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों ये माना जा सकता है कि कुछ ऐसी छोटी सावधानियां हैं, यदि इनको आप ध्यान रखेंगे, यदि इनको आप बरतेंगे तो ये माना जा सकता है कि आप अपने व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में ज़रूर तब्दील कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, विभिन्न पहलुओं पर आपने इतने अच्छे से अपने विचार रखे और बातें रखी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अंत में अब चलते चलते नजर डालेंगे खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। गेहूं उपार्जन पंजीयन शुरू, किसानों को कम पानी में अधिक उत्पादन, सही तरीके से लें पानी का नमूना, रबी फसलों में दीमक नियंत्रण और सरसों को चितकबरा कीड़ा रोग से बचाए। और अब खबरें विस्तार से। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जित करने के लिए किसानों की सुविधा के लिए किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। अब किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकते हैं। कृषकों के लिए स्वयं के मोबाइल अथवा कंप्यूटर से पंजीयन हेतु निर्धारित लिंक पर जाकर ग्राम पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र, पूर्व वर्षों की भांति सहकारी समिति SHG FPO FPC द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र पर जाकर पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। किसान 50 रुपए शुल्क के साथ MP ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केंद्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे के माध्यम से भी पंजीयन करा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर द्वारा नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कृषक संगोष्ठी का आयोजन ग्राम साजोन, विकास खंड शाजापुर, जिला शाजापुर में कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर GR अंबावतिया के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस दौरान जल संरक्षण को लेकर जल शक्ति अभियान अंतर्गत जल के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देकर जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही कृषकों, छात्र, व्यापारी एवं सामान्य जनमानस को जल संरक्षण के बारे में जागरूक कराना है। कार्यक्रम में जल संरक्षण अभियान को पूरे जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा बताए गए उन्नत कृषि तकनीक एवं उपलब्ध कराए गए साहित्य की उपयोगिता को बताते हुए इसे अपनाने को एवं इसके प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। वैज्ञानिक डॉक्टर SS धाकड़ ने जल संरक्षण, जल प्रबंधन, उन्नत कृषि यंत्र एवं संरक्षित खेती से आय बढ़ाने हेतु संरक्षित खेती की उन्नत तकनीक की जानकारी कृषकों को दी। सिंचाई के पानी की जांच कराने के लिए सिंचाई के स्रोत, ट्यूबवेल आदि को 10 से 15 मिनट तक चलाने के बाद स्टरलाइज्ड बॉटल में उसी पानी की कुछ मात्रा लेकर बॉटल में हिलाकर फेंक दे। फिर 200 मिलीलीटर पानी बोतल में लेकर उसकी भी जांच प्रयोगशाला में करा लेनी चाहिए, जिसके उपरांत पता चलेगा कि पानी सिंचाई योग्य है अथवा नहीं। खेत में पानी की ECE 2 से 3 के बीच होनी चाहिए। रबी फसलों को दीमक से अत्यधिक नुकसान होता है। खेतों में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालना चाहिए। खेतों में समय समय पर कई बार पानी लगाते रहने से भी इनका प्रकोप कम हो जाता है। खेतों में अवशेष नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि दीमक उसको खाकर जीवित बनी रहती है। अतः जुताई करके इन्हें एकत्र कर जला दें। चिड़िया जैसे तीतर, बटेर, कौआ, गौरैया, मैना आदि इसके प्राकृतिक शत्रु हैं। दीमक की रोकथाम के लिए क्लोरोपायरिफॉस 5% चूर्ण अथवा क्यूनोलफॉस 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बोने से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिलाएं।
सरसों का चितकबरा कीड़ा काले रंग का होता है, जिस पर लाल, पीले व नारंगी धब्बे होते हैं। इस कीड़े के शिशु हल्के पीले व लाल रंग के होते हैं। दोनों प्रौढ़ व शिशु इन फसलों को 2 बार नुकसान पहुंचाते हैं। पहली बार फसल उगने के तुरंत बाद सितंबर से अक्टूबर तक तथा दूसरी बार फसल की कटाई के समय फरवरी-मार्च में। प्रौढ़ व शिशु पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों का रंग किनारों से सफ़ेद हो जाता है। इस कीड़े को धौलिया भी कहते हैं। फसल पकने के समय भी कीड़े के प्रौढ़ व शिशु फलियों के रस चूसकर दानों में तेल की मात्रा को कम कर देते हैं, जिससे दानों के वजन में भी कमी आ जाती है। इसके नियंत्रण हेतु फसल की बिजाई तब करें जब दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए। फसल में सिंचाई कर देने से प्रौढ़, शिशु एवं अंडे नष्ट हो जाते हैं। बीज को 5 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 70 WS प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। फसल की शुरू की अवस्था में 200 मिलीलीटर मेलाथियोन 50 EC को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। मार्च-अप्रैल में यदि ज़रूरत पड़े तो 400 मिलीलीटर मेलाथियोन 50 EC को 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ फसल पर छिड़कें। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। आप देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज हमने बात की जायद की फसलों की उन्नत खेती की। कुछ ऐसे खास बिंदु रहते हैं, कुछ ऐसी खास सावधानियां रहती हैं जिसके माध्यम से आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ यदि सावधानियां आप नहीं रखेंगे तो ये माना जा सकता है कि समस्याएं भी ज़रूर सामने आएंगी। लेकिन जो जानकारियाँ आपको दी जाती हैं, यदि इसके आधार पर आप अपने व्यवसाय को करेंगे तो ये माना जा सकता है कि फसल का ज़्यादा उत्पादन आपको मिलेगा। और इसी के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि लगातार आगे आने वाले वक्त में आपको अन्य फसलों में भी लाभ मिलेगा। और इसी के साथ कृषि दर्शन के संख में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।